नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी है और कौन कौन सी गलतियां हैं जिनसे आपको बचना है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। आप सभी को पता है कि रेलवे ग्रुप डी की 22,000 भर्तियां आने वाली हैं। इसके फॉर्म अप्लाई होंगे जनवरी से पहले फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर दिसंबर निकल भी गया तो जनवरी में 100% इसके फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन कई कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि फॉर्म तो भर देते हैं। आप सभी को पता है कि करोड़ों फॉर्म भरे जाते हैं और कई ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका फॉर्म रिजेक्ट होता है किसी ना किसी डॉक्यूमेंट की वजह से, या फिर कोई ना कोई गलती कर देते हैं। तो आपको फॉर्म भरने से पहले अपने किन किन डॉक्यूमेंट को क्लियरली और अच्छे तरीके से तैयार करके रख लेना है फॉर्म भरने से पहले। इसके बाद आप सिस्टमेटिकली फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो आपका फॉर्म बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं होगा। तो चलिए एक एक करके हम आपको सारी चीज़ें बताते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने हैं और कौन कौन सी वो गलतियां हैं जिनको करने से आपको बचना है। देखो, सबसे पहले हम गलतियां बता देते हैं। आपका नाम, फादर का नाम और डेट ऑफ बर्थ आपके हर एक डॉक्यूमेंट में सही होनी चाहिए, जिससे आपको आगे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। स्पेशली 10th की मार्कशीट और आधार कार्ड का जो नाम है, फादर का नाम है और डेट ऑफ बर्थ है, वो सेम होनी चाहिए। चलिए अभी टाइम है तो उसको सही भी करवा सकते हैं, चाहे वो 10th की मार्कशीट में सही करवाना हो, चाहे वो आधार कार्ड में सही करवाना हो, चाहे वो किसी भी सर्टिफिकेट में सही करवाना हो। तो आपके पास अभी टाइम है, उसे आप सही करवा सकते हैं। चलिए अब आगे की हम बात करते हैं। देखो, सबसे पहले हम कोई भी फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। अब चाहे वो रेलवे की कोई भी वैकेंसी हो, उसके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन हो सकती है। जैसा कि रेलवे ग्रुप डी के लिए 10th पास मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी है, मतलब जो 10th पास है वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। इसके ऊपर जिसने भी पढ़ाई करी है वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और अगर उसके पास कोई डिग्री है, डिप्लोमा है, 12th पास है, ITI है, जो भी चीज़ें हैं उसके पास, वो एक्स्ट्रा लगा सकता है। लेकिन जिसने सिर्फ 10th पास की है वो भी इसका फॉर्म भर सकता है। अब यहीं पे बात आती है कि आपकी जो 10th की मार्कशीट है और जो अदर मार्कशीट है उसमें आपका नाम, आपके पिताजी का नाम और डेट ऑफ बर्थ सेम होनी चाहिए, और जो आधार कार्ड है उससे मैच करनी चाहिए, और उसी के हिसाब से आपके अदर डॉक्यूमेंट बनते हैं। दूसरे नंबर पे एक आपको आइडेंटिटी प्रूफ देना होता है, जिसके लिए आधार कार्ड मैंडेटरी होता है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपका फॉर्म भी अप्लाई नहीं होगा। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, और आधार कार्ड में आपका जो नाम है उसकी स्पेलिंग, जो फादर का नाम है उसकी स्पेलिंग और जो डेट ऑफ बर्थ है वो बिल्कुल 10th की मार्कशीट से मैच करनी चाहिए। साथ ही आधार कार्ड के द्वारा आपका एड्रेस भी फिल किया जाता है। जो आपका परमानेंट एड्रेस पूछा जाता है उसे एड्रेस को इसमें फिल करना होता है, और जो वेरिफिकेशन वगैरह है वो आधार कार्ड के द्वारा ही किए जाते हैं। तो ये हमारा दूसरा डॉक्यूमेंट हो गया। तीसरे डॉक्यूमेंट में कुछ सर्टिफिकेट लगाए जाते हैं। जो जिस कैटेगरी से रहता है उसका उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जनरल कैटेगरी वालों का कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनता है, लेकिन कुछ जनरल वाले कैंडिडेट होते हैं जिनका EWS सर्टिफिकेट बन जाता है, तो आपको EWS सर्टिफिकेट लगाना है। अगर आपका डायरेक्ट सेंट्रल का EWS सर्टिफिकेट बन जाता है तो आप सेंट्रल का ही लगाएं, अगर नहीं बनता है तो आप स्टेट का भी EWS सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। लेकिन जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको रेलवे फॉर्मेट में उसी नंबर से वेरीफाई करवा के वो EWS सर्टिफिकेट DB में जमा करना होता है। दूसरी चीज़ आती है कास्ट सर्टिफिकेट। जैसा कि OBC, SC और ST कैंडिडेट का कास्ट सर्टिफिकेट बनाया जाता है, जिसमें OBC का जो सेंट्रल का सर्टिफिकेट है वो कंपलसरी रहता है, लेकिन SC ST वाले कैंडिडेट स्टेट का भी लगा सकते हैं। सेंट्रल का और स्टेट का जो कास्ट सर्टिफिकेट उसमें क्या अंतर होता है? देखो, जो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनता है वो इंग्लिश लैंग्वेज में बनाया जाता है, एक सबसे बढ़िया पहचान है। और जो स्टेट का है वो हिंदी लैंग्वेज में बनाया जाता है, या फिर जो उसके स्टेट की भाषा है उस भाषा में बनाया जा सकता है। अब बात आती है कि आपका ये कास्ट सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट ये बनते कहाँ से हैं? देखो, या तो आप तहसील में डायरेक्ट जाकर भी इनको बनवा सकते हैं, या फिर आप इसको किसी साइबर कैफ़े वाली दुकान पे जाके ऑनलाइन भी अप्लाई करवा सकते हैं। जो भी संबंधित अधिकारी होते हैं उनके द्वारा ये कास्ट सर्टिफिकेट और EWS सर्टिफिकेट बनाया जाता है। हमारे यहाँ उनको तहसीलदार और लेखपाल कहते हैं, बाकी आपके यहाँ उनको जो भी कहते हों उनके थ्रू आप बनवा लें। अपनी तहसील में जाकर ये जानकारी आप ले सकते हैं और आराम से आप बनवा सकते हैं। अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, लेकिन ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आपका सेंट्रल का ही कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा टाइम है तो आप सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लें। OBC वाले कैंडिडेट कंपलसरी, और जो SC ST वाले कैंडिडेट हैं वो स्टेट का भी लगा सकते हैं। जो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होता है उसकी जो वैलिडिटी है वो 1 साल रहती है, तो आपका अगर 1 साल से ज़्यादा पुराना कास्ट सर्टिफिकेट रखा हुआ है तो अभी नया बनवा सकते हैं। और जो स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट है SC ST वाले कैंडिडेट का, उनका हमेशा के लिए वैलिड माना जाता है, तो अगर 1-2 साल पुराना भी है तो भी चल जाएगा।
लेकिन मेरे हिसाब से समय है तो आप उसको भी नया बनवा सकते हैं। अब आगे की बात करते हैं हम PWBD वाले कैंडिडेट की। तो PWBD वाले कैंडिडेट के लिए PWBD सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के द्वारा जो अथॉराइज्ड डॉक्टर होते हैं उनके थ्रू वेरीफाई किया होना चाहिए, जो ही वैलिड रेलवे में माना जाता है। इसके बाद कुछ और अदर कैंडिडेट होते हैं, जैसे कि एक्स सर्विसमैन वाले कैंडिडेट और CCAA एक्ट अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट। तो ये भी अपने अपने सर्टिफिकेट अच्छी तरह से देख लें कि पूरी तरह से सही है, नाम की स्पेलिंग वगैरह और जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह है, ये सारी चीज़ें उसमें बिल्कुल सही लिखी हुई हैं। हमारे डॉक्यूमेंट में अगली जो चीज़ें आती हैं वो है फ़ोटो और सिग्नेचर। खैर अब तो लाइव फ़ोटो कैप्चर होने लगी है, तो वाइट बैकग्राउंड में आप लाइव कैप्चर फ़ोटो करिएगा और सिग्नेचर आप ब्लू या ब्लैक पेन से बिल्कुल वाइट पेपर पे सिग्नेचर करके उसको अपलोड अपने फॉर्म में करिएगा। इसके बाद अगला डॉक्यूमेंट रेलवे का कोई भी फॉर्म भरने के लिए चाहिए होता है आपको बैंक अकाउंट की डिटेल, क्योंकि जो आप उसमें फ़ीस पे करोगे एग्ज़ाम देने के बाद वो फ़ीस आपको कुछ वापस मिल जाती है, तो उसी अकाउंट में मिलेगी जो अकाउंट आप लगाएंगे। अकाउंट लगाने के लिए आप अपना भी अकाउंट लगा सकते हैं, अपने किसी फैमिली मेम्बर का, जैसे कि अपने भाई का भी लगा सकते हैं, अपने माता पिता किसी का भी अकाउंट लगा सकते हैं, लेकिन आप खुद का अकाउंट लगाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, उसको वेरीफाई करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद अगली जो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए होती हैं वो होता है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। कई लोग ऐसा मोबाइल नंबर लगा देते हैं, किसी का भी कंप्यूटर वाले का ही लगवा के आ जाते हैं, और ईमेल आईडी भी कोई ऐसी लगा देते हैं जो बाद में भूल जाते हैं। तो देखो, जब आपकी आगे की जो सिलेक्शन प्रोसेस चलेगी तो उसके लिए जो नोटिफिकेशन और जो मैसेज वगैरह आते हैं वो मोबाइल नंबर और ज़्यादातर ईमेल के थ्रू ही आते हैं। जैसे कि आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो ईमेल के थ्रू पहले आता है, इसके बाद पोस्ट के द्वारा आता है। पोस्ट के द्वारा जब आता है तो बहुत कम टाइम बचता है डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए, तो आप ऐसा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लगाएं जो आपके पास हमेशा के लिए रहे और चालू हालत में रहे। और बाकी कुछ और कैंडिडेट ऐसा सोचते हैं कि निवास प्रमाण पत्र की जरूरत होती है, तो बिल्कुल निवास प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होती है। आपको जितने मैंने डॉक्यूमेंट बताए हैं, आपके पास जो मार्कशीट है वो मार्कशीट लगाएं, मिनिमम आपकी 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, आधार कार्ड हो गया, कोई सर्टिफिकेट, जैसा कि अगर आप EWS से आते हैं तो EWS सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, या फिर आप PWBD से तो PWBD सर्टिफिकेट, CCA वाले कैंडिडेट हैं तो CCA वाला सर्टिफिकेट। इसके बाद एक आपके पास फोटो और सिग्नेचर हो गया और बैंक अकाउंट की डिटेल हो गई, और जो आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है। सिर्फ इतनी ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, आपका फॉर्म आराम से भरा जाता है और इन्हीं के थ्रू आपकी सिलेक्शन प्रोसेस आगे बढ़ती रहती है। तो दोस्तों, यही सारे डॉक्यूमेंट थे। उम्मीद है कि अब आपको इसके बारे में सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई और डाउट रह भी गया है तो आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जो भी डाउट मन में है कमेंट में लिख दीजिएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। उस पर मैं जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होते हैं और जो भी इन्फॉर्मेशन रहती है टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देता हूँ, तो उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।